औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने समझना है कि बिम मॉडलिंग, ठीक है, कि बिम मॉडलिंग क्या है, बिम मॉडलिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिम मॉडलिंग क्या है, स्ट्रक्चर बिम मॉडलिंग क्या है, एमएपी की बिम मॉडलिंग क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने से पहले पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बिम की ज़रूरत क्यों पड़ी है, या बिम आज से पहले था। हर क्लाइंट हर तरफ बिम बिम लोग कर रहे हैं। बिम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको उनको पेपर वर्क नहीं करवाऊंगा कि ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है। उसको समझने के लिए हम सिंपल ड्राइंग्स पे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो। ये एक जर्नल लेआउट है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, सही है। ये भी एक प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं। आपके रोड्स हैं, ठीक है, आपके ब्रिज हैं, आपके इलेक्ट्रिकल पोल हैं, आपकी सर्विसेज हैं, सीवरेज, स्टॉर्म, आईसीटी, ठीक है। दो तरह के सर्विसेज हैं। एक सर्विसेज वो है जिसको हम वेट यूटिलिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट यूटिलिटीज़। और एक है आपका नेटवर्क। नेटवर्क में आपके दो चीज़ें आएंगी, स्टॉर्म, सीवरेज। दूसरी आपकी वेट यूटिलिटीज़, जिसमें आपकी आईसीटी, ठीक है, फायर फाइटिंग, एरीगेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फाइबर, ठीक है, उसके बाद आपका टेलीकॉम का सिस्टम आ गया। और भी जितनी सर्विसेज हैं सारी आती है हमारी वेट यूटिलिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क सिस्टम, जिसमें सीवरेज है मेजर, स्टोर्म है, वगैरह वगैरह। अब ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो एक प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपके रोड्स भी होंगे, ठीक है, आपके सिस्टम भी सारे पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें आपके रोड्स भी हैं, प्लाट्स भी हैं। अब इन्हीं रोड्स के अंदर आपके टॉप एसफल्ट वेयरिंग होगी, ठीक है, आपके इंटरसेक्शन रोड्स के होंगे। इन्हीं रोड के नीचे आपका कोई प्लान इस तरह का होगा जिसमें आपके स्टॉर्म की लाइनें जा रही हैं, ठीक है। इसी रोड के नीचे आपका सीवरेज का सिस्टम बिछा होगा, इसी जगह पे आपका आईसीटी होगा, इसी जगह पे आपका फायर फाइटिंग होगा, इसी जगह पे आपका सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। अब वो सारा सिस्टम की इंडिविजुअल ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये एक स्टोर्म का लेआउट है, ठीक है। अब स्टोर्म के लेआउट में क्या होगा, आपके पाइप के साइज होंगे, ठीक है, आपके मेन होल्स होंगे, मेन होल्स की डिटेल होंगी, मेन होल्स के टाइप होंगे, आपकी कच बेसन होंगी, कच बेसन की भी कुछ डिटेलें होंगी, ठीक है ना। यानी पाइप हो गए, पाइप पाइप के साइज होंगे, यानी 400 mm से लेके 300, 500, 600, 700, 800, 1200 तक। अब उन पाइप की टाइप्स होंगी कि वो अगर टाइप 1 है तो टाइप 1 आपका 300 से लेके 500 तक है, फर्ज कर लें। अब ये जो टाइप 1 है ये आपका कंक्रीट का है कि एचडीपी का है। सेकंड टाइप 2 यानी 600 से लेके 900 तक। अब ये जो मैं पाइप की बात कर रहा हूँ कि पाइप्स के मटेरियल क्या है, इसका किस टाइप का मटेरियल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी कि जब आपने मॉडलिंग करनी है ना तो सारी चीज़ें आपको चाहिए। मॉडलिंग हमने क्यों करनी है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मेन होल्स आ गए, मेन होल्स के टाइप, मेन होल की स्ट्रक्चर की डिटेल, उसका स्टील, उसका बॉटम, उसकी वाल, उसके टॉप के कवर, सारी डिटेल आपको चाहिए जब आपने मॉडलिंग करना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपका सीवरेज में जाएगा कि सीवरेज जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की आप मॉडलिंग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की पूरी
हिस्ट्री आपके पास हो कि आपके सीवेज के पाइप कौन कौन से हैं, उसके मेन होल कौन कौन से हैं, उसके क्लीन आउट कौन कौन से हैं। अगर मेन होल में आपकी मेन होल की डिटेल चाहिए, फिर पाइप का मटेरियल चाहिए। ये हो गया सीवरेज के लिए। इसके बाद आ जाते हैं आपकी वेट यूटिलिटीज़। वेट यूटिलिटीज़ में आपकी आ गई आईसीटी, आपके आगे फाइबर, आपके टेलीकॉम, आपकी केबल। तो सेम पैटर्न इधर भी चलेगा आपका। आपके पास आईसीटी का लेआउट प्लान होगा, ठीक है। जैसे ये प्लान है ना जो हमें बता रहा है कि हमारा यहाँ से 800 mm का पाइप गुजरेगा, ठीक है। अगर हम जाते हैं सीवरेज में, तो सीवरेज का भी एक लेआउट प्लान है, वो ये है। इसके पीछे मैंने वो इसका एक्स रेफरेंस ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये आपका मेन लाइन है, ये आपके हाउस कनेक्शन है, ठीक है। ये लाइन की डिटेल है। इसी तरीके से आपके पास आईसीटी होगा, फाइबर होगा, फायर फाइटिंग होगा, टेलीकॉम होगा, इवन जितना भी सारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो नीचे हमारा बिछेगा रोड के नीचे, उसका पूरा आपके पास डेटा होना चाहिए। यानी सिर्फ प्लान की बेस पे आप नहीं कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है। अब मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। क्या होता है कि जब ये सारी सर्विसेज एकदम स्टार्ट होती है ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर, नॉर्मली अभी जैसे हाउसिंग के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, डीएचए है आपका, सिटी हाउसिंग है आपका, पाम सिटी है आपका, अल्फैसल सिटी है इस्लामाबाद में बन रहा है, ठीक है। इधर भी आपके एनएचसी के प्रोजेक्ट हैं, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जैसे रेड सी का है। तो क्या होता है कि क्लाइंट की कोशिश होती है कि मेरा काम जो है ना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करूँ, सेल आउट करने के बाद जो भी उसका प्रोसेस है वो करें। अब जब ये सारा काम एक दफ़ा स्टार्ट होता है ना, तो क्लैशेस आते हैं साइड पे। एक कॉन्ट्रैक्टर है फर्स्ट फिक्स, उसको 3 सर्विसेज मिल गई हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको उसको स्टॉर्म सीवरेज मिल गया। उसने कोशिश करनी कि मैं अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, ख़त्म करके मैं अपनी इनवाइस क्लेम करूँ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे ताइजून या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम होगा कि उसके पास है वेट यूटिलिटीज़ की सर्विसेज। अब वो करेगा, वो डालता हुआ आएगा, तो इट विल बी मोर देन 100% चांसेस कि आपके क्लैश होंगे। फर्स्ट फिक्स क्लैश कर रहा है ताइजून के साथ, ताइजून क्लैश कर रहा है सार्को के साथ, सार्को क्लैश कर रहा है निस्मा के साथ, ठीक है। तो इन सारे क्लैशेस को रोकने के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये सारी सर्विसेज जो मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होंगी, बजाय इसके कि मैं साइड पे क्लैशेस हों, मेरा काम रुके, मैं इन सर्विसेज को एज इट इज़ अपनी आंखों से देखूं काम स्टार्ट होने से पहले। यानी जो काम आपने किया है ना साइड अब निस्मा के साथ, जो रोड्स की है, जो बगी पास ही कंक्रीट की है, जिसकी भी की है, उसको इमेजिन में लेके आओ कि हर प्लॉट के अंदर आपने की है। अगर वो करने से पहले पता चल जाए कि ये ऐसे ऐसे होगा, वो कैसे होगा वो बाद की बात है। तो फिर जहाँ जहाँ पे क्लैश होते हैं ना, ठीक है, प्रोग्राम जो है ना हमें बताता है कि ये फ़लाँ चीज़ का क्लैश फ़लाँ जगह पे आ रहा है, फ़लाँ का क्लैश फ़लाँ जगह पे आ रहा है, फ़लाँ का फ़लाँ पे आ रहा है, फ़लाँ का फ़लाँ पे आ रहा है। फिर वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज होती हैं। जिसका क्लैश जिसके साथ आता है ना, उसको फिर वो दोबारा रिवाइज करते हैं। रिवाइज किस बेस पे होता है कि जो हमारा नेचुरल हमारी वेयरिंग है ना, वेयरिंग रोड का जो टॉप है, उसके नीचे एक स्टैंडर्ड डेप्थ है कि 50 सेंटी के नीचे हमारी ये सर्विस आनी चाहिए, 80 सेंटी के नीचे हमारी ये सर्विस है, 90 सेंटी के नीचे हमारी ये सर्विस है। ये कौन कौन सी है ये मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक हमारी ये सर्विस है, 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक हमारी ये सर्विस है। तो ये जो आपको डेप्थ है ना, इसकी बेस पे चीज़ें रिवाइज होती हैं, रिवाइज होकर फिर जाती हैं, फिर वो उनको अपडेट करते हैं, फिर उनके मॉडल जनरेट करते हैं, फिर उनके क्लैश चेक करते हैं। जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्लैश फ्री ना हो, चीज़ें क्लियर नहीं होती। ये है रिक्वायरमेंट बिम की। बिम इसलिए यूज़ होता है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि बिम में कौन कौन से अफराद शामिल हैं। सबसे पहले होता है कि बिम मैनेजर, ठीक है। एक होता है बिम कोऑर्डिनेटर, एक होता है बिम इंजीनियर, ठीक है। अब मैनेजर भी एक होगा, कोऑर्डिनेटर भी एक ही होगा। ये जो बिम इंजीनियर है ना, ये आपके पास, इसको आप इंजीनियर भी कह सकते हैं। इसके नीचे है बिम मॉडलर, बिम मॉडलर भी कर लो इसके नीचे,
ठीक है। इंजीनियर एक ही होगा, अगर वो स्ट्रक्चर का है तो वो स्ट्रक्चर के बिम मॉडल को देख रहा होगा, अगर वो एमईपी का है तो वो एमईपी का मॉडल को देख रहा होगा, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को देख रहा होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दो कैटेगरी हैं, एक है स्टॉर्म, एक है सीवरेज, एक है वेट यूटिलिटीज, ठीक है। नॉर्मली ये दो जो चीज़ें हैं ना आती इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही हैं, मगर जो जो क्लाइंट या जो कंसल्टेंट जो हायर करती है ना, उसकी कोशिश होती है कि एक ही आदमी हायर किया जाए जो ये वाला काम भी करे और वेट यूटिलिटीज का वाला काम भी करे, ठीक है। अब इन सब को हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सैलरी है ना वो मिनिमम जो है ना वो 10,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 से ऊपर जाएगी, 10,000 रियाल से ऊपर जाएगी। पाकिस्तानी 7.25 लाख से कर आज वक्त, ठीक है। यहाँ से वो स्टार्ट होकर ऊपर जाएगी 12, 13, 14, 15, 20, ठीक है ना। अच्छा, बिम मैनेजर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट बिम कोऑर्डिनेटर के साथ है, बिम कोऑर्डिनेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिम इंजीनियर के साथ है, ठीक है। अब इंजीनियर या मॉडलर इसमें इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना। वो जो जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसके पास पीछे सारा बैकएंड पे सारा नॉलेज है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा है अपनी चीज़ें। अब ये जो है बिम इंजीनियर, ठीक है, या बिम मॉडलर, ये आदमी क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट में बिम मैनेजर एक ही होगा, बिम कोऑर्डिनेटर भी एक ही होगा, ये बिम इंजीनियर मुख्तलिफ होंगे। एक आदमी काम कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसने अपना मॉडल जो है ना वो बना के वो दे दिया, ये मेरा मॉडल है जी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर दिया, ये उसकी रेविट फाइल है, ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडल बन गया हमारा जी, ठीक है। अब वो बोलेगा जी, ठीक है, वो कोई स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, सॉरी रेविट में काम कर रहा है, कोई आदमी सिविल 3D में काम कर रहा है, कोई आदमी नेविस में काम कर रहा है। अब इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं ना होगी आप कंफ्यूज होंगे। आप बिम सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे आएगा ग्रिड कैसे लगानी है, ठीक है ना। अब जो आदमी स्ट्रक्चर का है, किसका स्ट्रक्चर में हर वो बिल्डिंग, चाहे वो 1 डोर है, सॉरी उसको क्या कहते हैं, 1 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है, या कोई हाई राइज बिल्डिंग है, जो भी स्ट्रक्चर का काम होगा, सही है, उसमें उसको जो स्ट्रक्चर मॉडल बनना है ना, जो भी स्ट्रक्चर मॉडल बनेगा वो बनेगा किस टाइप के, ड्राइंग की बेस के ऊपर। वो ड्राइंग किस फॉर्म में होंगी आपके पास, कैड के फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। अब उस कैड की जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग्स हैं, उनको भी हमने कैटेगराइज करना है, ठीक है। कैटेगराइज क्या करना है कि एक चीज़ होती है जब इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे हर चीज़ बिम मॉडल में चाहिए। अब बिम मॉडल्स की भी कुछ कैटेगरी हैं। नंबर 1 वो है हमारे पास क्या, LD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, LOD 40, ठीक है। LOD मीन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बंद करो, ठीक है। अब एक चीज़ आपने समझ लेनी है, मसलन ये सब कैसे करना है, ये एक अच्छा खासा हमारा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने का, ठीक है ना। मगर जब भी आपको कोई कंपनी कहती है कि हमने बिम मॉडलिंग करवानी है, क्या करवानी है, बिम मॉडलिंग करवानी है, या आपको कहीं हायर किया जाता है, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये नहीं होगा जी कौन सी मॉडलिंग है। अगर आप स्ट्रक्चर के आदमी हो, आपने CV भेजी तो आपसे वो स्ट्रक्चर का काम ही लेंगे। अगर आप आर्किटेक्चर हो तो आपसे वो उसी के काम लेंगे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही हायर करेंगे। मगर जब वो बोलेंगे ना हमें हायर करना है, तो आपका सबसे पहले ये कंसर्न होना चाहिए कि सर कि आपने किस LOD पे काम करना है। जो कंपनी आपको हायर कर रही है, आपको निस्मा हायर कर रही है, आपको डाक कंसल्टेंट हायर कर रही है, आपको क्यू हायर कर रही है, आपको कोई बड़ी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रही है, तो आपने उनसे कंफर्म करना है किस LOD पे काम होगा, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी LOD 100 या LOD 200 या LOD 300,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। LOD 100 पे क्या है, यानी डिटेल लेवल क्या है उसका, उसमें सिंपल आपने कोई मॉडल बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उस मॉडल के अंदर क्या है कोई कुछ पता नहीं है। LOD 200 पे क्या चीज़ है, उसके अंदर उसको उस जो कंक्रीट है उसकी जो स्ट्रक्चर की, आपके बीम है, आपके कॉलम्स हैं, आपकी स्लैब है, आपकी रॉफ्ट है, आपकी स्टेयर्स हैं, आपके जो भी हैं उनको उसने शो किया, ठीक है। LOD 300 में उसने उसी चीज़ को थोड़ा और डिफाइन कर दिया। इसकी एक पिक्चर पीछे है, ये देखें, ठीक है। LOD 300 made the project finished here is the building design development stage. The graphical representation of LOD may be the same as the graphical representation of 200, but the makes is different than 200 is that. यानी इसका मतलब क्या है, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊँ आपको कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, आपकी स्ट्रक्चर की मॉडलिंग होती है, तो जब आप उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, उसके पीछे आपकी ईंटें हैं, उसके पीछे आपके बीम है, बीम के अंदर स्टील है, स्टील के, ठीक है, कॉलम है, कॉलम के अंदर, कॉलम पे कंक्रीट है, उसके अंदर फिर स्टील है, राफ्ट है, स्लैब है। यानी आपने उस बिल्डिंग को पूरा इस तरीके से रिफाइन करके बनाना है, ठीक है, और उसकी डिटेल शो करनी है। वही आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। वो जितनी डिटेल आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका वो बढ़ता जाएगा। सबसे लास्ट पे जो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, मोस्टली वो आपका LOD 400 और LOD 500, ठीक है। अब LOD 400 क्या है, इन शॉर्ट आपने जो भी काम किया है, स्ट्रक्चर का किया है, आर्किटेक्चर का किया है, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, इसमें आपने पाइप वगैरह डाले हैं, ऐसे ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ है आपके सामने, ये कुछ हमारा नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है ना। इसको आप जूम करें, ये मेन होल्स हैं, ये पाइप्स हैं, ठीक है। अब मेन होल के अंदर क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये सब सेम मेन होल है। अब इन मेन होल को आप इस तरीके से डिज़ाइन करें, इनके सेक्शंस 3D में आपने देने हैं, इसमें स्टेयर्स लगी होंगी, आपकी वाल्स, आपका चैम्बर, आपकी हर चीज़, वो आपका 400 में काउंट होता है। और सबसे लास्ट जो यूज़ होता है वो है LOD 500, ठीक है। जैसे ही आप अपने क्लाइंट से या कॉन्ट्रैक्टर से, जिस जहाँ पे आपने CV सबमिट की है, जो आपको हायर कर रहा है, तो आप उससे ये पूछेंगे ना कि सर आप, मैंने बिम मॉडलिंग करनी है, कौन से LOD पे करनी है, तो इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उस आदमी को पता चल जाएगा कि हाँ, आदमी को काम का पता है। अगर वो कहता है 400, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि आपके पास कुछ ड्राइंग्स हैं बैकएंड पे, ठीक है। उन ड्राइंग्स की बेस पे आपने मॉडलिंग करनी है। वो ड्राइंग स्ट्रक्चर की हो सकती है, आर्किटेक्चर की हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकती हैं। अगर वो कहता है LOD 500, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो ड्राइंग है वो LOD 400 तक का काम हो चुका हुआ है, यानी ये काम हो चुका हुआ है। अब क्या है, अब वो चीज़ साइड पे डल चुकी है, जिसको हम रेड लाइन ड्राइंग कहते हैं। यानी ये चीज़ थी, इसको साइड पे इंस्टॉल किया, ये बन गई है। ये क्यों बनी है, साइड पे क्लैश है किसी के साथ, कोई भी क्लैश हो सकता है, कोई ट्री है, कोई मेन होल है, कोई मेन होल कवर ऊंचे हैं। जब वो साइड में वो चीज़ बन जाती है ना, फिर उनके एसबल्ट उठा के उसको फिर दोबारा मॉडलिंग की शक्ल में दिया जाता है कि भाई ये चीज़ हमारी ये थी, ये प्रूव हुई थी। ये जो LOD 400 है, ये बना था किसकी बेस पे, IFC की बेस के ऊपर। IFC की बेस में ये चेंजिंग हुई, ये रेड लाइन ड्राइंग है। अब रेड लाइन ड्राइंग का तल्लुक किसके साथ होगा, हमारा LOD 500 के साथ। इस IFC की बेस पे बनी LOD 400। LOD 400 हमने जब एग्जीक्यूट की मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर ने साइड के ऊपर, तो उनके क्लैशेज आए। उन क्लैशेज को उन्होंने साइड पे सॉर्ट आउट करके, ठीक है, प्रॉपर अपना काम ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म करने के बाद उन्होंने फिर वहाँ से एसबल्ट उठा के कंसल्टेंट से, क्लाइंट से अप्रूव करवाने के बाद वो अपना सारे का सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब क्लाइंट कहता है कि भाई ये चीज़ मैंने बनवाई थी, साइड पे जो बनी है वो ये दोनों कंपेयर करके बताओ। तो फिर साइड पे कंपेयर करने के लिए इस जो LOD 400 की जो चीज़ें हैं ना, हो सकता है कि LOD 400 लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम IFC का कोई 60% हिस्सा एज पर ड्राइंग ही हुआ हो, 40% में कुछ चेंजिंग हुई हो।
तो वो जो चेंजिंग है ना, चेंजिंग के साथ जो चीज़ दोबारा प्रेजेंट बनती है ना, उसको हम कहते हैं LOD 500। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी ड्राइंग्स के ऊपर कि भाई हमने जो काम करना है ना, जो हमने काम सीखना है करना है, वो करना है हमने एज ए बिम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बिम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारी कौन कौन सी मॉडलिंग होगी? इसमें हमारी होगी स्टोन, सीवरेज और वेट यूटिलिटीज। ठीक है, तो जब हमने ये वाला काम करना है, ठीक है, तो ये काम करके हमने फिर किसको देना है? अपनी मैनेजमेंट को देना है। वो मैनेजमेंट में से जो बिम इंजीनियर होगा, जैसे आप बिम इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, तो आपने वो देना है बिम कोऑर्डिनेटर को। तो बिम कोऑर्डिनेटर का क्या काम होगा? सही है, वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है। ठीक है, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 आदमी हो या 3 हो, मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, आप कर रहे हो काम स्टोन सीवरेज की, सेकंड पर्सन काम कर रहा है वेट यूटिलिटीज के ऊपर, ICT, फाइबर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, टेलीकॉम। ठीक है, आपने ये हिस्सा मुकम्मल कर दिया, ये वाला जोन 1, बात समझना था। ठीक है, ये हिस्सा आपने किस बेस के ऊपर, ये ड्राइंग आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास कौन सी ड्राइंग है? स्टोन की। ठीक है, और ये ड्राइंग कौन सी है? ये सीवरेज की है। ठीक है, आपने इस डाटा की बेस के ऊपर, ये आपके पास लेआउट प्लान है, इन सारे मेन होल्स की डिटेल आपके पास है, इन सारे चैम्बर्स की डिटेल आपके पास होगी, इनके प्रोफाइल आपके पास होंगे, इनका लेआउट प्लान आपके पास होगा। आपने कैसे करना है बाद में हम देखेंगे, जैसे इसका इंट्रोडक्शन है, तो आपको पता चले कि मैंने करना क्या है। ठीक है, अब ये सारे का सारा काम जो है ना हमारा किस पे होगा? पाइप नेटवर्क पे। ठीक है, पाइप नेटवर्क पे कैसे काम करना है वो हम आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आपने जब ये काम करके आपने इतना हिस्सा जोन 1 या 2 रोड्स या 3 रोड्स या 4 रोड्स करके किसको देने हैं? बिम कोऑर्डिनेटर को। बिम कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है कि उसने जो डाटा आपसे आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सीवरेज का, स्टोन का, आपने सेंड कर दिया। सेकंड पर्सन ने सेंड कर दिया, किसने? वेट यूटिलिटीज वाले ने, उसने भी सेंड कर दिए अपने चैम्बर्स लेवल लगा के। ठीक है, वो डेली जितना डाटा आ गया ना, जितना डाटा आ गया, उसने उसी डाटे को एनालाइज करना है। कोऑर्डिनेट मीन इस पर सुपरइम्पोज करना है, जैसे हम ड्राइंगें अलाइन करते हैं, इसमें ड्राइंगें अलाइन नहीं होंगी, इसमें होगा सारा काम नेविस वर्क के अंदर। ठीक है, अब मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं चीज़ें कंजेस्टेड की कि आप लोग को प्रॉब्लम बनेगी, मैंने सिर्फ सिंपल लेके आया, ये एक हमारे पास प्लान है। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लैश डिटेक्टिव है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट 1-2 वीडियो में आपको बताता हूँ। अब जैसे ये एक प्लान आ गया ना, ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास और प्लान आएंगे, सीवरेज के आएंगे, स्टोन के आ जाएंगे, वाटर के आ जाएंगे। ठीक है, जितना हिस्सा मुकम्मल किया। अब चूंकि मेरे पास इसके प्लान नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने जेहन में रखना है। ठीक है, यहाँ से आ गया सीवरेज का, यहाँ से आ गया स्टोन का। कोऑर्डिनेटर का क्या काम है कि उसने ये जो मॉडल है ना, मॉडल इनको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किससे करना है? सिविल 3D से आपने करके उसको भेजना है। ठीक है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टर, वो भी आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, तो जब आपने एक्सपोर्टर को उसको भेज दी है ना, उस आदमी ने नेविस वर्क की फ़ाइल आपसे NWC की, ठीक है ना, NWC क्या है, NWD क्या है, ये भी आगे चल के हम देखते हैं। ठीक है, उनको वो इस प्रोग्राम में लेके आएगा, सिंपल ला के यहाँ से क्लैश डिटेक्ट करेगा। यानी वो पहले बोलेगा कि सीवरेज का स्टोन के साथ कहाँ पे आ रहा है, वाटर के साथ कहाँ पे आ रहा है, जहाँ जहाँ पे उसको क्लैश हाईलाइट मिलेंगे ना, ठीक है, फिर यहीं से वो क्लैश की एक प्रॉपर वैल्यू होती है कि भाई कितने सेंटी अलाउ है। यानी एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप जो नीचे जा रहा है, ठीक है, नॉर्मली क्या होती है कि पाइप जब हम एक्सीवेट करते हैं, सैंड की फिलिंग होती है, उसके ऊपर पाइप इंस्टॉल होता है, फिर उसके ऊपर 30 सेंटी 20 सेंटी एज पर स्पेसिफिकेशन सैंड डलती है, उसके ऊपर एक हमारी टेप डलती है, वार्निंग टेप। ठीक है ना, अब पाइप के ऊपर ये 30 सेंटी की सैंड फिलिंग हो गई, उसके बाद आपका ये आ गया वार्निंग टेप। सेम सीक्वेंस हर लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, सीवेज के लिए भी यही होगा। ठीक है,
आईसीटी के लिए भी यही होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान, यानी उसको एक मिनिमम वैल्यू दी जाती है। कोऑर्डिनेटर को पता होता है कि भाई मैं मिनिमम इसे 30 सेंटीमीटर बिलो मैंने नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, वो क्लैश के अंदर एक वैल्यू देगा। वो कैसे करनी है उसको छोड़ देंगे आप, मैं आपको मेजर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक प्रॉपर माइंडसेट बने कि हमने करना क्या है, ठीक है। जब वो वैल्यू से चेक करेगा ना, तो जितना एरिया उसका क्लियर हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि उसने 30 सेंटीमीटर क्लैश डिटेक्ट किया है, ठीक है, कहीं से क्लैश उसको आ गया, अब वो जाएगा दोबारा ड्राइंग के अंदर, ठीक है। वो क्लैश प्रोग्राम उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट भी देगा, लेवल भी देगा। वो वही कोऑर्डिनेट लेवल यहाँ पे मारेगा कैड के अंदर, ठीक है, उसको सर्कल करेगा, वापस कर देगा, भेज देगा इसको बिम इंजीनियर को, ठीक है। बिम इंजीनियर बिम मॉडलर, ये ज़हन रखना। बिम इंजीनियर फिर उस पर गौर करेगा भाई, ठीक है। क्या गौर करेगा, उसको पता है कि मैंने जब सीवरेज की लाइन इंस्टॉल करनी है ना, ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। मैंने ऐसे नहीं उठा देनी 20 सेंट यहाँ से उठा दो जी, नहीं, उसके प्रोफाइल में जो चेंजिंग करनी होती है ना, वो प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशन है। जिस जो प्रोफाइल को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, सीवेज के लिए अलग है, स्टोन के लिए अलग है, ठीक है, रोड्स के लिए अलग है, ठीक है। समझ आ रही बात नहीं आ रही, तो वो दोबारा उसके पास जाएगी, ठीक है। मे भी मुमकिन है कि वो कोऑर्डिनेटर वहीं से उसको बोल दे भाई ठीक है भाई आप इसको 20 सेंटी यहाँ से प्रोफाइल उठा दो। उसने क्योंकि उसका 20 सेंटी उठाने से उसका क्लैश जो है वहाँ पे क्लियर हो रहा है, उसका पूरा एरिया ये वाला जोन जो है ना, ये वाला पूरा एक जोन जो है उसका वो 20 सेंटी उठाने से ना पूरा जोन क्लियर हो रहा है। तो वो वापस रिपोर्ट करेगा बिम इंजीनियर को, और फर्दर वो रिपोर्ट करेगा मैनेजर को कि सर फलां जगह में 20 सेंटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैंने वापस उनको ड्राइंग मार्क कर दिया। अब जो मैनेजर बैठा हुआ है ना, मैनेजर के पास हर चीज़ के स्टैंडर्ड का उसको पता है। अब बिम इंजीनियर बिम मॉडलर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है एक आदमी को सिर्फ मॉडलिंग आती हो, प्रोफाइल को वो एडजस्ट ना कर सकता हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको पता होगा। मगर जो इंजीनियर है ना, वो वाला बिम इंजीनियर बिम मॉडलर, वो फिर जाएगा फिर किसके पास, मैनेजर के पास, उसके साथ बैठ के डिस्कस करेगा, सर अगर मैं 20 सेंटी उठाता हूँ ना, ठीक है ना, एज पर द कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे मेरी स्लोप डिस्टर्ब हो रही है, ये जो स्लोप है ये स्टैंडर्ड से आउट हो रही है। समझ आ रही बात की, यानी ये पूरा एक साइकिल है, एक नेटवर्क है। बिम कोऑर्डिनेशन वाले ने बाज़ जगह पे क्या होगा, जो बिम मैनेजर होगा वही बिम कोऑर्डिनेटर होगा, इसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रियाल होगी। बाज़ जो बड़ी कंपनी है वो कहती नहीं, इस 30 हज़ार पे इस आदमी पे काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये कंट्रोल नहीं करेगा, इस 30 को लेके आओ 20 के ऊपर, इस 10 में 2 और डालो, कोऑर्डिनेशन का आदमी नया लेके आओ। समझ आ रही बात की, सही है ना। तो कोऑर्डिनेट वाले का काम क्या है कि इसने ये चीज़ें जो है फर्दर भी पहुंचा देनी है और उनको भी। बिम इंजीनियर ने फिर दोबारा जाना है, ठीक है, किसके पास, मैनेजर के पास, मीटिंग होगी, सर मैं 20 सेंटीमीटर उठाता हूँ ना, तो मेरा ये एरिया स्टैंडर्ड से कवर हो रहा है, स्टैंडर्ड में आ जाएगा, ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक, यहाँ पे स्लोप मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम से इंक्रीज कर रहा हूँ। वो डिस्कशन होती है, ठीक है ये करो वो करो, इसको ऐसे करो, चला दो जी एंड पे, ठीक है, वो काम हो गया। अब इतना हिस्सा क्लियर हो गया, क्लैश फ्री हो गया, ठीक है। मैनेजर का काम है कि उसने ये एरिया उठाना है, आगे क्लाइंट को प्रेजेंट कर देना कि सर ये एरिया इन 8 सर्विसेज के साथ क्लियर है, वी आर रेडी टू स्टार्ट वर्क है, यहाँ पे कोई क्लैश नहीं है, ठीक है। वो जो क्लैश फ्री वैल्यूज आएंगी उसकी बेस से फिर दोबारा प्रोफाइल चेंज होंगे, प्रोफाइल चेंज होंगे, प्रोफाइल चेंज होने के बाद वो फिर आपके पास ड्राइंग्स की शक्ल में ऐसे आ जाएगा, जैसे ये लिखे हुए हैं ना, वापस इसको मार्क हो जाएगा बिम मॉडलर या एज ए सीनियर कैड ड्राफ्ट्समैन, जिस आदमी ने ये मॉडलिंग की है ना, ठीक है, वो बिम मॉडलर है, ठीक है, उसको कैड का काम भी आता है, उसको कैड का काम ब्लॉक एट्रीब्यूट लेआउट सेट करना, 7 3D उसको आती है। वो दोबारा मैनेजर से फिर किसके पास आ जाएगा डाटा,
बिम मॉडलर के पास, जो एज ए सीनियर कैड ड्राफ्ट्समैन है या कैड इंजीनियर है या बिम इंजीनियर है, जो भी है वगैरह वगैरह, वो उसकी बेस पे जो क्लैश फ्री मॉडल होगा ना, उसकी बेस पे अपने ये वाली ड्राइंग्स भेज देगा, कैड्स की ड्राइंग को अपडेट करेगा। अब नेविसवर की फाइल तो नहीं साइड पे जाएगी काम करने के लिए, वो यही ड्राइंग्स होगी, ठीक है ना। इसमें फिर वो इसकी बेस के ऊपर वो ये मेन होल है, ये उसका FGL है, ये कवर लेवल है, ये इन्वर्ट आउट है, ये स्ट्रक्चर है, ये वही काम है दोबारा, एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक, रेक्टेंगल, लाइन, सीक्वेंस समझ आ रही है, पैटर्न की चल रहे हैं। यानी पहले IFC की बेस के उत्ते ड्राइंगा बनिए, मॉडल निकले, मॉडल निकलने तो बाद जाके गए कोआर्डिनेटर के कोल, कोआर्डिनेटर ने उन्होंने रिव्यू किया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਿਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ MEP ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, वो मैं बाद उस पास आवागा, ठीक है। यानी कि हूँ ये रौला इस 10,000 का वे या 12,000 का वे, ये किने लेना जे तो ये काम मैनेजर खुद करेगा, मैनेज इसका कुछ हिस्सा मैनेजर ले लेगा। अगर ये बिम इंजीनियर जिहड़ा कि मॉडलिंग भी कर रहा है, किस बेस के उत्ते IFC की बेस के उत्ते, उन्होंने कोआर्डिनेशन का भी क्लैश फ्री भी कर रहा है तो डायरैक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं 10,000 से काम करे, इम्पॉसिबल। वो ज़रूर 16, 17, 18, 15, 16,500, 16,600, 18,000, 19,000, 20,000 को अच्छी कंपनी मिल जाए तो मैक्स मोर दैन 20,000, ठीक है ना। वो कर रहा, वो रिपोर्ट दे रहा, मैनेजर वो डाटा लै रहे, लैके क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहा, सर मेरा एरिया क्लैश फ्री है, ठीक है, ए इस दी ड्राइंग्स ने, ए इस दा मॉडल है, ए इस दी IFCC, ए इस शॉप ड्राइंग बन के तुसी काम शुरू कर दो। काम शुरू कर दो मरान कौन, ए काम सेम पैटर्न कॉन्ट्रैक्टर ने फॉलो करना है, सेम पैटर्न कंसल्टेंट ने फॉलो करना है। कंसल्टेंट ने की फॉलो करना है, कंसल्टेंट ने वो चीज़ चैक करनी है जी कॉन्ट्रैक्टर ने करके भेजनी है ना कि सर ए मेरा क्लैश फ्री है। कंसल्टेंट का बिम इंजीनियर का की मकसद होगा, ठीक है मॉडल लेके आओ, उन्हें जो एंड चीज़ जी एंड चीज़ ने एंड चीज़ उन्हें वो तो फोकस करना है अपने मॉडल के उत्ते, ठीक है भाई, मॉडल क्लीयर, ठीक है। सैकेंड चीज़ उन्हें चैक करनी है कि इस मॉडल की बेस जो ड्राइंगा प्रिपेयर हो रही हैं वो सेम ने, मतलब ऐसा ना हो मॉडल क्लीयर है ड्राइंग ही अपडेट ना हो, पुराने लिखे हो साइड से कम पे हो जाए मेन हो जनाब ताई उच्चा आ गया थले आ गया, ठीक है ना। कंसल्टेंट का काम है होंगे वे, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि उन्हें सारा काम करके ना सारा डाटा प्रिपेयर करके चीज़ा एग्जीक्यूट करवानी देनियाँ कितने ने कंसल्टेंट को या क्लाइंट को, ठीक है। ए जनाब मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्लीयर हो गया। कोई रौला कोई मसला कोई प्रॉब्लम ये कोई नहीं। हुण असी चलने हाँ दोबारा किहदे हल, अपने जनाबे अली एस मॉडल एस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मीन बिल्डिंग, सेम पैटर्न सेम सीक्वेंस इतने फॉलो होगा मगर ड्राइंगां की शक्ल चेंज होगी। उत्थे ड्राइंगां लेआउट दे विच सन, प्लान प्रोफाइल वगैरह वगैरह, इतने कोई बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग की डिटेल जी ना वो इस तरह की होगी जिस तरह नॉर्मल ड्राइंगां तुसीं करदे हो। ए कोई ग्रिड है, ठीक है, फाउंडेशन रेनफोर्समेंट प्लान, स्टील दी ड्राइंगां होणगियां, आर्किटेक्चर की ड्राइंगां होणगियां, उन्हें डिटेलां होणगियां, तुहानूं स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। ए तुहाडे कोल जनाबे लई पूरी डिटेल होगी, ये बेस के उत्ते ग्रिडां लगणगियां, इस बेस के उत्ते वाल का लेआउट आएगा, ठीक है। ए जिहड़े स्ट्रक्चर सैक्शन 10 है ना वाले सैक्शन 1, ठीक है, सैक्शन 2, ठीक है, ये तुहानूं फिर जनाब ढूंढने पैने, ढूंढने कितों पैने ने स्ट्रक्चर की ड्राइंग के विचों जिहदे विच इहदी डिटेल दित्ती होनी है, ठीक है ना। ये इत्थे तुहानूं मैं दसदा वां, ए जनाब मेरी ड्राइंग इत्थे मेरे को नहीं खुली, छड्डो परा फिलहाल समझ लगती भी गल दी। यानी इस सारे सैक्शन जोड़े ने लैवल लिखे हुए हैं, ठीक है, लैवल लिखे हुए हैं वाले। इस स्ट्रक्चर की ड्राइंग किस तरह पढ़नी है, ये पढ़ने का तरीकाकार तो प्रोफाइल का लेआउट पढ़ने थोड़ा मुख्तलिफ,
ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਵਾਲ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੈਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੀ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਵਲ 3D 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਾइल है बिल्कुल ठीक। फाइल एक पाइप नेटवर्क है, ठीक है ना, है कि ये पाइप नेटवर्क है। इन्हों तुम देखो मैं सिलेक्ट करना वा, ठीक है, यह उत्ते पाइप नेटवर्क स्टॉर्म, ठीक है ना, किस तरह बनया की बनया उन्होंने फिलहाल छड़ दो वाले। ठीक है, जिस वक्त असीं सारा बना लेंगे ना स्ट्रक्चर डिटेलों के नाल हर चीज़, फिर असीं करने NWC आउट। ठीक है ना, यह एक एक्सटेंशन में जी सिविल 3D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ NWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਵਲ 3D ਦੇ ਕਰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਵਲ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰੈਵਟ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਵਲ 3D 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸਿਵਲ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਆਊਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ठीक है ना, वो सारा काम होना ये तो जनाब देखना है। ठीक है, यह फाइल एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, सिविल 3D की केड़ी पाइप नेटवर्क विद मेन होल हर चीज़ बना के इन्हें मॉडल एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, सेम पैटर्न जोड़ा वे ना फॉलो होना वे कि रैवट दे विच जो रैवट कोई चीज़ बन जानी है वो फिर चीज़ एक्सपोर्ट होंदियां ने किस तरह होंदियां ने, वो एक सैपरेट मौजू है। लेकिन तुसीं जाओगे मैनेज दे विच, ठीक है, ये यानी कि कॉन्सैप्ट उही है। ठीक है ना, साडा जिहड़ा गोल है असीं इस टाइम हाले स्ट्रक्चर ते काम नहीं करना, असीं करना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, मॉडलिंग तैयार करके उन्होंने उस रिक्वायर फॉर्मेट च एक्सपोर्ट करके कोऑर्डिनेटर को दे देनी। कोऑर्डिनेटर को दे देना, तो कोऑर्डिनेटर तुसीं बन सकते हो। कोऑर्डिनेटर ने कुछ रॉकेट साइंस नहीं करनी है, उन्हें क्लैश ही चैक करनी है, क्लैश तुसीं भी चैक कर सकते हो। वो जिस टाइम तुसीं वेखोगे ना मैं रैवट नूं बंद कर रहा काफ़ी हैवी है। ठीक है ना, तो मेन चीज़ है सी कि तुहानूं उहदा पता चल जाए कि काम किस तरह हुंदा है। ठीक है, मॉडलिंग दे विच जिहड़ी सिविल 3D दी है ना उहदे विच तुसीं सेम उही काम प्रोफाइल वगैरह हुण तुसीं देखो रोड्स है, रोड तुसीं बनाते हो, रोड के प्रोफाइल बनते हैं, सैक्शन बनते हैं, क्वालिटी वगैरह। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ 3D ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ NWC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ, ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਗਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उस तो पिछे प्रोफाइल बैंड सरफेस पॉइंट की शक्ल हो सकती है, कंट्रोल की शक्ल हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी बन गया ए सीक्वेंस। तुसीं आ जाओ जनाब जी हुण इहदे विच की कहंदे ने पाइप नेटवर्क दे विच अच्छा। ठीक है, साडा जिहड़ा मेन गोल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के उपर। ठीक है, हुण तुसीं आ जाओ जनाब जी इस कि किस प्रोजेक्ट के उत्ते जिस टाइम तुसीं काम करना है ना तुहाडे कोल किहड़ी डिटेल होनी चाहिए, उहदे वास्ते तुहाडे कोल एक मास्टर फाइल आवेगी। ये तुहानूं मैं वो चीज़ दस रहा वां जिहड़ी रियलिटी च हुंदी है। ठीक है ना, हो सकदा वे कि मॉडलिंग तुहानूं सिर्फ और सिर्फ
PDF ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? PDF ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਫੈਚ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਲੇਅਰਸ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਐਜ਼ ਆ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, MEP ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਮ ਮਾਡਲਿੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखने हो।